नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। एन वेणुगोपाल के माध्यम से लिखा गया यह आलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की परिस्थिति में जब सीपीआई माओवादी के एक हिस्से भागकर हथियार रखने के लिए चले गए बम्बई और छत्तीसगढ़ की सरकार के सामने, और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आत्मसमर्पण किया और शहीदों के द्वारा जुटाए गए उन सैकड़ों हथियारों को उस सरकार को सौंप दिया जिसके खिलाफ सीपीआई माओवादी लगातार संघर्ष करती रही है। यह घटना कोई पहली बार नहीं है, ये घटना दूसरी बार हुई है। पहली बार त्रासदी था जब रवि नारायण रेड्डी ने इसी तरह का काम किया था, और अब वेणुगोपाल राव है जिन्होंने ये दूसरी बार काम किया है, और ये प्रहसन के रूप में। एन वेणुगोपाल जिन्होंने इस लेख को लिखा है, उनके ही लेख का यह वॉइस रूपांतरण है जो आप आज आगे देखेंगे। और एन वेणुगोपाल जो हैं बर्बर राव के दामाद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, और इस महत्वपूर्ण लेख ने चीज़ों को साफ साफ देखने की दृष्टि दी है लोगों को कि देखिए देश में क्या चल रहा है, किस तरह सीपीआई माओवादी के गद्दार भगोड़े आज रवि नारायण रेड्डी की तरह ही गद्दारी पर उतारू हो गया है। इस आलेख को सुने आप, जो कि उनके ही आलेख का, एन वेणुगोपाल के आलेख का वॉइस रूपांतरण है। एक सामूहिक स्मृति जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यह सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, यह पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया की बात है। यह एक राष्ट्रव्यापी सनसनी से पैदा हुए परिणाम की बात है। तेलंगाना का एक व्यक्ति इस परिणाम का उत्प्रेरक था। यह संयोग हो सकता है। इसी संदर्भ में यह तेलंगाना के अतीत और वर्तमान से भी जुड़ा मामला है। इस लिहाज से यह पूरी मानव जाति के भविष्य से जुड़ा मामला है। यह जन संघर्षों में आस्था से जुड़ा मामला है। जब लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष के विभिन्न रास्ते चुनते हैं, और उन संघर्षों का नेतृत्व करने वाले नेता ही अगर जनता की उम्मीदों के साथ विश्वासघात और उन्हें कुचलने वाले हों, तो यह उस ऐतिहासिक प्रश्न से जुड़ा मामला है, आगे का रास्ता क्या है। खासकर इसलिए क्योंकि आज 75 साल पहले के तेलंगाना की यादें ताजा हो रही हैं। यह भी एक तेलंगाना का मुद्दा है। संघर्ष और अवज्ञा तेलंगाना की सामूहिक स्मृति, उसका सामूहिक ज्ञान है। तेलंगाना राज्य आंदोलन के बाद के दौर में इस बात पर काफी चर्चा और शोध हुआ कि तेलंगाना के औसत व्यक्ति में अवज्ञाकारी स्वभाव और उनकी चेतना, संघर्ष की इच्छा क्यों थी, यह कब से अस्तित्व में है, और इसकी अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप थे। पदिगिद्दा राजू के विद्रोह का इतिहास, जिन्होंने काकतीय राजाओं का विरोध किया, समका, सरलम्मा और जंपन्ना, निम्न वर्ग के लोगों के विद्रोह का इतिहास, उसी राजा के विद्रोह का इतिहास जिसने दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमणकारी युद्धों में भाग लिया, पराजित हुआ और दिल्ली में बंदी बनाए जाने पर गुलामी के बजाय मृत्यु को चुनकर आत्महत्या कर ली। वीरशैव पालकुरी की सोमनाथ को विद्रोह का इतिहास, जिन्होंने संस्कृत मार्ग और जाति भेद को प्रबल करने वाली चापाकुरु पद्धति को अस्वीकार करते हुए तेलुगु द्वीप पद्धति का प्रवर्तन किया। साधारण कवि पोतना के विद्रोह का इतिहास, जिन्होंने घोषणा की थी कि वे अपनी रचनाएं राजाओं को समर्पित नहीं करेंगे। सर्वी की पापन्ना के विद्रोह का इतिहास, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को त्रस्त किया। रामजी गोंड का, जिन्होंने ब्रिटिश निजाम शासन के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कोमुराम भीम का, जिन्होंने दहाड़ कर कहा कि जंगल उनका है। पलकुर्की एल्लम्मा के विद्रोह का इतिहास, जिन्होंने घोषणा की, मैंने हल जोता, बोया और घाटी, इसीलिए ये मेरी है, और अपनी बात पर अड़ी रही। हम अपने व्याख्यानों में कहा करते थे कि हर शताब्दी के लिए एक प्रतीक एक अवज्ञा का प्रतीक होता है। हम इस बात पर जोर देते थे कि इस भूमि की सामूहिक स्मृति और ज्ञान स्वयं संघर्ष है। अब अगर कोई आकर कहे हम ये संघर्ष रोक रहे हैं, अब संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इतिहास क्या कहेगा? वे लोग जो उस संघर्ष की मूल समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे? वेमना ने कहा था, अगर तुम कहोगे कि जमीन तुम्हारी है, तो जमीन मजाक उड़ाएगी। अगर कोई जनता द्वारा अपने समाधान के लिए किए जा रहे संघर्षों, जनता द्वारा बनाए जा रहे इतिहास पर स्वामित्व का दावा करते हुए कहे, चूंकि हम मालिक हैं इसलिए हम यह दुकान बंद कर रहे हैं, तो जनता क्या कहेगी? इतिहास क्या कहेगा? क्या शासक किसी समाज की सामूहिक स्मृति की ऐतिहासिक धारा को नष्ट कर सकते हैं? क्या खुद को संघर्ष के नेता और नायक मानने वाले इसे नष्ट कर सकते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या 1, 2 या 10 पूर्व संघर्ष नेता जो अब शासकों के साथ मिल गए हैं, इसे नष्ट कर सकते हैं? आज के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे तेलंगाना में
8 दशक पहले हुई घटनाएं खुद को दोहरा रही हैं। हेगेल के इस कथन को याद करते हुए ये सभी महान विश्व ऐतिहासिक तथ्य और व्यक्तित्व यूं कहें तो 2 बार प्रकट होते हैं। मार्क्स ने आगे कहा, वे यह जोड़ना भूल गए, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। ऊपर वर्णित सामूहिक स्मृति और संघर्ष की धारा में एलम्मा की फसल कटने की घटना के 2 साल बाद कड़ेमेंडी डोड्डी कुमारय्या गोलीकांड हुआ। तब तक पुस्तकालय आंदोलन, व्यापारी संघ, आंध्र महासभा, याचिकाएं, ज्ञापन, गुटपाला समितियां, वादी से चरखा विरोध और करापू जल सामाजिक बहिष्कार सभी बीत चुके थे और इतिहास ने एक नए दौर की शुरुआत की। क्योंकि एक बंदूक चली थी, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि लोगों के हाथों में भी बंदूकें होनी चाहिए। तेलंगाना के किसानों का सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। इसने सब बंदा सहयोगी जातियों की एकता को दर्शाया। निजाम के सामंती निरंकुश शासन के विरुद्ध छेड़े गए उस संघर्ष ने वेट्टी बेगार को समाप्त कर दिया। इसने भूमि संबंधों में असमानताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसने जमींदारों पर सामाजिक बहिष्कार की सजाएं लागू की और उन्हें शहरों की ओर भागने पर मजबूर किया। इसने निजाम की पुलिस के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और उसका मुकाबला किया। इसने रजाकारों को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया, जो मूलतः जमींदारों की निजी सेना थे और धार्मिक कट्टरता की आड़ में आ रहे थे। इसने गांवों पर जनता का राजनीतिक अधिकार स्थापित किया। ठीक उसी समय संघ की सेनाओं ने हैदराबाद राज्य में प्रवेश किया, आधिकारिक तौर पर यह कहते हुए कि वे रजाकारों का दमन करने के लिए हैं, लेकिन असली मकसद कम्युनिस्टों यानी तेलंगाना के किसानों के सशस्त्र संघर्ष का दमन करना था। जैसे ही पुराना ऑपरेशन कगार शुरू हुआ, तत्कालीन संघर्ष के नेता रवि नारायण रेड्डी अपने अड्डे में एक नोट लिखकर बंबई भाग गए। केंद्रीय नेतृत्व पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और पार्टी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने तेलंगाना के नंगे सच नामक एक किताब लिखना और वितरित करना शुरू कर दिया, जो बेहद घिनौने झूठ और विकृतियों से भरी थी, जिन्हें कोई दुश्मन भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। और तेलंगाना के किसान सशस्त्र संघर्ष पर कीचड़ उछाल रही थी। झूठ की उस किताब में लिखा था कि तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित सभी जीतें झूठी थीं। तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष के दौरान 10 लाख एकड़ जमीन जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराकर भूमिहीन, गरीब काश्तकारों और गरीब किसानों में बांटी गई। एक ऐसा तथ्य जिससे दुश्मन भी कभी इनकार नहीं करते। इस तथ्य को रवि नारायण रेड्डी ने नकार दिया, जो कल तक उस संघर्ष के एक नेता थे। उन्होंने 3000 गांवों की आजादी और ग्राम जन समितियों के गठन की बात को झूठ करार दिया। उन्होंने राय व्यक्त की कि इस संघर्ष को संघ की सेनाओं के आगमन के साथ ही यह घटना घट गई। तेलंगाना के सशस्त्र किसान सेनानियों ने युद्ध भूमि से भागे हुए व्यक्ति द्वारा प्रचारित इन झूठों, अर्धसत्यों और विकृतियों का अपने आचरण से जवाब दिया। उसके भाग जाने के बाद भी, झूठ की उस किताब के वितरण के बाद भी संघर्ष आगे बढ़ा और नए क्षेत्रों में फैल गया। शुरुआत में नेतृत्व का एक वर्ग जो उनके तर्कों का विरोध करता था, धीरे धीरे उन तर्कों और संघर्ष को वापस लेने के विचार के आगे झुक गया। जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इसे स्वीकार करने से इनकार करने पर तत्कालीन नेतृत्व ने इस झूठ के साथ कि उन्होंने स्टालिन से संघर्ष जारी रखने या वापस लेने के बारे में चर्चा की थी, और उन्होंने भी तटरेखा जैसी अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में संघर्ष वापस लेने की सलाह दी थी। अंततः नारायण रेड्डी का रास्ता अपना लिया। सरकार से कोई आश्वासन मिले बिना, पार्टी पर से प्रतिबंध हटाए बिना, मुकदमे वापस लिए बिना, जबकि कई लोग अभी भी जेल में थे और मौत की सजा सहित विभिन्न दंड भुगत रहे थे, पार्टी नेतृत्व ने सशस्त्र संघर्ष वापस लेने की घोषणा कर दी। चूंकि पार्टी पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया था, इसलिए पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से चुनाव लड़ा। उन्होंने न केवल उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अपना उम्मीदवार बनाया जिसने 2 साल पहले ही संघर्ष के साथ विश्वासघात किया था, बंबई भाग गया था और संघर्ष के बारे में झूठ फैलाया था, बल्कि ये शेखी बघाड़ने की हद तक गिर गए कि उन्हें देश में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इसे अपनी प्रतिष्ठा बता रहे थे। फिर भी संघर्ष जनता की सामूहिक स्मृति से मिटा नहीं था। रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते लोगों को पहले ही एहसास हो गया था कि संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नेतृत्व नहीं था। तेलंगाना के लोगों की सामूहिक स्मृति और विवेक में संघर्ष का ऐसा इतिहास और संघर्ष की भावना विद्यमान होने के कारण ही जब नक्सलबारी की चिंगारी भड़की,
तो श्रीकाकुलम, बिहार, पंजाब और वायनाड के साथ तेलंगाना भी उसे प्राप्त करने वाले अग्रणी क्षेत्रों में से एक था। इसके बाद के 6 दशकों में देश भर में किसी न किसी नेतृत्व में निरंतर जारी सशस्त्र संघर्ष की धारा में तेलंगाना भी एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहा। उस समय के तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष की विजयों की तुलना में नक्सलबारी संघर्ष ने कई गुना बड़ी विजयें प्राप्त की और कई गुना अधिक क्षेत्रों में फैला। न केवल परिमाण में बल्कि गुणात्मक रूप से भी नक्सलबारी न केवल तेलंगाना का विस्तार था बल्कि उससे आगे निकलने वाला उत्तराधिकारी भी था। जहां तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष एक बहुत छोटे से क्षेत्र में केवल 5 वर्षों तक चला, वही सशस्त्र संघर्ष का नक्सलबारी मार्ग 58 वर्षों से पूरे देश में 20 से अधिक राज्यों में फैल गया है। यह जनता के सभी उत्पीड़ित वर्गों में फैल गया है। तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष द्वारा उत्पन्न कला, साहित्य, सांस्कृतिक और बौद्धिक सृजन की तुलना में सैकड़ों गुना बड़ा, अधिक व्यापक और गुणात्मक रूप से विशिष्ट रचनात्मक प्रयास किया गया है। इन 58 वर्षों में इस आंदोलन की धारा से चाहे कितने ही गुट अलग हुए हों, चाहे कुछ गुट आंदोलन का रास्ता छोड़कर तथाकथित जीवन की मुख्य धारा में शामिल हुए हो, आंदोलन रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। हालांकि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष आधिकारिक तौर पर अपनी वापसी के साथ समाप्त हो गया, लेकिन 1972 के आसपास नक्सलबारी मार्ग की आलोचनाओं, नए विभाजनों, सशस्त्र संघर्ष के परित्याग, नए अन्वेषणों, उन अन्वेषणों में विफलताओं और यहां तक कि क्रांति के विचार को ही त्याग देने के बावजूद और राज्य द्वारा हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्रूरतापूर्वक, अवैध रूप से और अलोकतांत्रिक रूप से निगल लेने के बावजूद संघर्ष की वह भावना समाप्त नहीं हुई। अब तेलंगाना से ही एक और रवि नारायण रेड्डी का जन्म हुआ है। वह फिर से बंबई के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संघर्ष वापस लेने की घोषणा कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिस्थितियां संघर्ष के अनुकूल नहीं है। उन्होंने राज्य को हथियार सौंप दिए हैं। ठीक उससे पहले रवि नारायण रेड्डी की तरह ही उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की सभी जीतों को नगण्य बताया था। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किया गया वह एक गलती थी। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो भी सोचना है वह सोचने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने लोगों द्वारा देखे और संजोए गए बेहतर जीवन के सपनों को कुचल दिया है। उन्होंने उस सपने को साकार करने के लिए बनाए गए ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की है। उस समय नग्न सत्य की घोषणा और सशस्त्र संघर्ष वापस लेने की घोषणा के बीच महीनों तक चर्चाएं, बहसें और शायद अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन नए रवि नारायण रेड्डी ने 4 हफ्तों के भीतर ही अपना पूरा मामला निपटा दिया। लेकिन इतिहास का निर्माण इतनी तेजी से, इतनी जल्दी नहीं होता। इतिहास का विनाश भी इतनी तेजी से, इतनी जल्दी नहीं होता। इतिहास लोगों के मन, हृदय, शब्दों और गीतों, नाटकों, कर्मों, सामूहिक स्मृति और सामूहिक ज्ञान में बसता है। यह बना रहता है और चमकता रहता है। इसे कोई वापस नहीं मोड़ सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी यह गाद में दब सकता है। समय बीतने के साथ यह फिर से एक अशांत प्रवाह बन जाएगा,